हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज से हम पढ़ने जा रहे हैं मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम वाला चैप्टर। अब दोस्तों ये जो चैप्टर है ना वो अपनी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि गाइस ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है और इस जो चैप्टर है इससे गाइज आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसके अंदर बायोलॉजी आती है ना, ये जो चैप्टर है गाइज इसके अंदर से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर देखिए बहुत सारे सिस्टम है जिनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में श्वसन तंत्र, फिर पढ़ेंगे आपका कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उसके बाद में आपका जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ये जो सारे हैं गाइस इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे डेली कम से कम एक तंत्र है, एक सिस्टम के बारे में पढ़ा जाए, जिससे 6 से 7 क्लासेस में आपके जो आपका जो पूरा सिस्टम है उसको हम पढ़ पाए, पूरा जो मानव तंत्र उसको पढ़ पाए। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था हमारा जो शरीर है ना उसको कैसे बनता है। देखो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है क्या? कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे छोटी जो इकाई होती है जिसको हम क्रियात्मक व संरचनात्मक बोलते हैं वो आपकी होती है कोशिका यानी कि सेल। कोशिका को मानव शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो गाइज वहां पर बनते हैं आपके टिश्यू यानी कि उत्तक, है ना। यानी कि आपके जो उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं के समूह होते हैं। जब आपके बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो यहां पर आपके बनते हैं ऑर्गन यानी कि आपके अंग। ठीक है, और जब आपके बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो यहां पर बनता है एक तंत्र यानी कि एक सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे तंत्र आपके बन जाते हैं तो एक शरीर, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मानव शरीर जो है वो यहां पर बनता है। देखो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका के बारे में आपको मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। कोशिका के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने कर दिया है। टिश्यू के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, टिश्यू के बारे में पूरा कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। टिश्यू जो होते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सब पूरा हम यहाँ पर टोटल पढ़ चुके हैं। तो आज यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे आपके सिस्टम यानी तंत्र की, और तंत्र जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता ही है अंगों के बारे में तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मानव फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज हम पाचन तंत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक डाल दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी चीज पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं डाइजेशन यानी कि पाचन क्या होता है। पाचन यानी कि डाइजेशन। ठीक है, पाचन यानी कि डाइजेशन ये क्या चीज होती है? तो देखिए होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में आपने देखा होगा कि भोजन हमने खा लिया। भाई मान लीजिए आपको किसी ने एक सेव दिया, आपने 4 टुकड़ों में सेव को खा गए। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप रोटी खाने के लिए गए तो रोटी के 4 हिस्से करके खा गए, मतलब मोटा मोटा खा जाते हो। तो हमारा जो शरीर होता है ना वो क्या करता है, तो आपका जो पाचन का मतलब होता है डाइजेशन का, कि जो जटिल या कॉम्प्लेक्स जो भोजन होता है, यानी कि जटिल भोजन होता है, कॉम्प्लेक्स भोजन होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या उसको सरलीकृत करना, सिंप्लीफाई करना, यही आपके पाचन कहलाता है। यानी कि जो आप जटिल भोजन ग्रहण करते हो ना, भाई आपने क्या किया, बर्गर खाया, बर्गर को 2 हिस्सों में खा गया आप पूरी को, लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि आपके शरीर में सीधा ही उसका पाचन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रूप में खाते हैं। तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और बहुत सारी आपके एंजाइम होते हैं, बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा फिर इसका डाइजेशन हो जाता है। तो आपका जो पाचन होता है, डाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स आपका जो भोजन होता है उसको सरलीकृत करना, मतलब छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही आपका कहलाता है पाचन यानी कि डाइजेशन। और जो पाचन में जो तंत्र हेल्प करता है, जो अंग हेल्प करते हैं, उसे हम गाइस क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम। तो चलिए अब यहां पर एक एक चीज यहां पर नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायग्राम मैं नहीं बनाने वाला हूं क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत ज्यादा ही अच्छा बनता है ना। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि आपका जो डायग्राम है, टाइम बचेगा गाइस, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि अपना जो मानव तंत्र है उसमें आपका जो पाचन तंत्र है उसका डायग्राम कैसा होता है, एक एक अंग है आपको वहां पे बता दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर हम टॉपिक डाल लीजिए कि यहां पर मानव भोजन के घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे भोजन के घटक क्या होते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे भोजन के घटक या भोजन के अवयव। ठीक है, तो यहां पर टॉपिक डाल लीजिए भोजन के घटक या भोजन के अवयव। आपने सुना होगा ना
कि आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, तो ये सारे सारे भोजन के घटक या अवयव होते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा नोट डाउन करते हैं कि भोजन के घटक होते क्या है। तो देखिए, भोजन में पाए जाने वाले वे जटिल रासायनिक पदार्थ, आप नोट कर सकते हैं, भोजन में पाए जाने वाले वे जटिल रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस? भोजन के घटक कहते हैं। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, वापिस से बोल देता हूं कि भोजन में पाए जाने वाले वो जटिल पदार्थ, वे कॉम्प्लेक्स केमिकल मैटर्स जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं, विभिन्न एक्शंस जो हमारे शरीर में होती हैं, उनको संपन्न करने में, उनको कंप्लीट करने में और हमारे स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, उसको बनाए रखने में गाइस हेल्प करते हैं या आवश्यक होते हैं, है ना। उन्हें गाइस हम क्या बोलते हैं? भोजन के घटक, भोजन के अवयव कहते हैं। अब यहां पर कौन कौन से भोजन के अवयव होते हैं वो यहां पर नोट कर लीजिए। देखिए, एक आपके होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। और इंग्लिश में मैं कोशिश करूंगा गाइस कि इंग्लिश में भी नोट डाउन कर दूं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो होता है जिसे हम बोलेंगे वसा, यानी कि इसको बोलते हैं फैट, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं फैट। तीसरा होता है प्रोटीन, और इसे भी हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटीन। वैसे ये अंग्रेजी नाम ही होते हैं, है ना, ज्यादातर। इसके बाद आपका होता है प्रोटीन के बाद में विटामिन, और विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, मेरेस्मस और आपका क्वासियोरकोर, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो विटामिन, ठीक है, विटामिन। और उसके बाद आपका है वाटर यानी कि जल, वाटर यानी कि जल। और एक आपका है खनिज यानी कि मिनरल्स, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में गाइज आवश्यक होते हैं, खनिज यानी कि मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। खनिज लवण बोलते हैं इनको, मिनरल साल्ट भी बोलते हैं। सो गाइज ये हमारे शरीर में हमारे जो भोजन है, जब हम भोजन करते हैं ना, तो ये घटक होने ही चाहिए, तभी हमारा जो शरीर है ना वो सही रूप से कार्य कर पाएगा, स्वस्थ रहेगा हमारा शरीर। अगर इनमें से गाइज कोई किसी की भी कमी हो गई लंबे समय के लिए, है ना, ध्यान रखना, लंबे समय के लिए अगर हम भोजन के रूप में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारे अवसाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने एक दिन दाल नहीं खाई, एक दिन आपने प्रोटीन ग्रहण नहीं किया और आप कहेंगे सर हमारे प्रोटीन की कमी होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर लंबे समय तक, है ना, कई महीनों तक, कई वर्षों तक अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं खाते हो तो उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी होती है ना। तो यहां पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट आप जो होते हैं, नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाते हैं। जैसे आप भोजन करते हो ना, जो रोटी खाते हो, चावल जो खाते हो, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। वसा, फैट, जो चिकनी चीजें होती हैं, तेल वगैरह, घी वगैरह, उनमें फैट होता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, जो जैसे आपका सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। इसके अलावा जो दालें जो हैं उनके अंदर आपके सबसे ज्यादा पाया जाता है, दालों के अंदर प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, आगे पढ़ाएंगे, मेरेस्मस और आपका क्वासियोरकोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो दुर्बल होते हैं, कम विकसित हो जाते हैं, और एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि उनमें क्या होता है, वो दुबले पतले, आंखें उनकी मरी मरी सी होती हैं, पेट फूल जाता है किसी का, वो आगे पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में आप जानते ही हैं, विटामिन कई प्रकार की होती है, ए बी सी डी ई के, और सभी विटामिन के रासायनिक नाम, कौन कौन सी बीमारी होती है किसकी कमी से, वो हम आगे पढ़ेंगे। जल तो आप जानते हैं, वाटर हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। और खनिज लवण, मिनरल्स, मिनरल्स में क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको होता है सोडियम, सोडियम के अगर सोडियम जो होता है ना, सोडियम हमारे शरीर में हम आप जो नमक खाते हो उसके माध्यम से लेते हो। आयोडीन की कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर, आपको पता होगा, आयोडीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में गायटर, गलगंड रोग हो जाएगा। अगर लोहे की कमी हो गई तो आपके शरीर में एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता हो जाएगी। तो ये जो आपके होते हैं वो खनिज या मिनरल के अंदर आते हैं। सो गाइस ये आपके होते हैं भोजन के आवश्यक घटक, यानी कि ये आप जो भोजन करते हो, जो रोज आप खाते हो, उनके अंदर गाइस ये आपके होने ही चाहिए। इन्हें बोलते हैं भोजन के आवश्यक घटक, ठीक है। इनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से घटक होते हैं, उनसे क्या क्या कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर होता है, वाटर में गाइस किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता, यानी कि वाटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इससे क्या होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, उनको करने के लिए आपके वाटर आवश्यक होता है। इसलिए हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है, आहारी रेशे क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर इनके अलावा एक चीज होती है आहारी रेशे, है ना। आहारी फाइबर्स इनको बोलते हैं, आहारी रेशे, इनको जो फाइबर्स बोलते हैं ना भाई, फाइबर्स खाना क्यों जरूरी होती है, तो ध्यान रखना फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स देखिए, फाइबर्स के बारे में लिखिए कि ऐसे पदार्थ जो पोषकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक हैं, इनकी श्रेणी में तो नहीं आते हैं, है ना, लेकिन ध्यान रखना ये हमारे शरीर में भोजन में आवश्यक अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में पचने के बाद जो आपका जो अपचित जो भोजन हो जाता है, पचने के बाद आपका जो भोजन है जो अपशिष्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको गाइस क्या करना, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो भोजन पचता नहीं है, ध्यान रखना पचता नहीं है, तो हमारे जो पेट में जो गंदगी रह जाती है, जो अपशिष्ट रह जाते हैं, उनको गाइस क्या करते हैं, साफ रखने में, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। सो गाइस ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं आपका आहारी रेशे। आहारी रेशे के बारे में देखिए, जैसे आपको पता होगा फल जो हम खाते हैं, है ना, ये आपके आहारी रेशों के अंदर आते हैं, इनके अंदर फाइबर ज्यादा मिलते हैं। फ्रूट्स, आपकी जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, और आपकी जो मूंगफली है, मूंगफली, इनसे हमको गाइस सबसे ज्यादा फाइबर्स या सबसे ज्यादा रेशे आपके मिलते हैं। तो ये जो आपके भोजन के घटक हैं, इनके अलावा गाइस इनकी भी हमको हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनको साफ सफाई करने में, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, फल भी आपको टाइम टाइम से खाना चाहिए, है ना, और आपकी जो सब्जियां हैं, सब्जियां तो खाते हो ना रोटी के साथ, और आपकी जो मूंगफली है, पीनट्स, वो भी आपको टाइम से टाइम खानी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आगे बात करते हैं कि आपके पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए यहां पर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं पाचन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और फिर एक एक जो अंग है, एक एक ग्रंथि, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सी ग्रंथि का काम आती है, कौन कौन सा अंग क्या का काम आता है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं पाचन तंत्र के भागों के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहां पर नोट कीजिए, जो पाचन तंत्र होता है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो गाइस इसमें क्या पाए जाते हैं, एक तो इसमें पाए जाते हैं आपके अंग यानी कि ऑर्गन, एक तो इसके अंदर होते हैं अंग यानी कि ऑर्गन्स, है ना, और एक इसके अंदर होती है ग्रंथियां, है ना, इसके अंदर पाई जाती है ग्रंथियां यानी कि आपके ग्लैंड्स। तो दो भाग आपके पाए जाते हैं, है ना, यह आपको ध्यान रखना है। दो भागों से मिलकर आपका जो पाचन तंत्र होता है वो आपका बनता है। एक तो इसके अंदर पाए जाते हैं अंग, और एक इसके अंदर पाई जाती हैं पाचन ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। तो चलिए यहां पर कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले आपका पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं मुख द्वार। इसको क्या बोलते हैं, इसको गाइस हम यहां पर बोलते हैं मुख। सबसे पहला जो भाग होता है वो आपका होता है मुख, इसको बोलते हैं माउथ। सबसे पहला जो भाग होता है वो आपका माउथ होता है। फिर आपका होता है ग्रसनी, ठीक है ना गाइस। यहां पर मेरे को देखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स है ना, वो मेरे को लिखनी पड़ती है, फिर आप यहां पर कमेंट करोगे तो मुझे ना देखना पड़ता है नोट्स के माध्यम से, कोई चीज मिस ना हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स है वो यहां पर काम आएंगे। हिंदी से ज्यादा जो ये चैप्टर है ना, इनके अंदर इंग्लिश टर्म्स है बहुत काम आती है, ठीक है। तो यहां पर मुझे यूज करना ही होगा फोन का। इसको हम बोलते हैं आपका पायरेनिक्स, ठीक है। तो ग्रसनी जो होती है वो पाई जाती है, एक तो पायरेनिक्स, और एक इसके अलावा होता है ग्रास नली, ठीक है, ये होती है ग्रास नली, और इसको हम बोलते हैं गाइज, ग्रास नली को एसोफोगस, है ना, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इसके अलावा अगला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं अमाशय यानी कि स्टोमैक, अमाशय यानी कि स्टोमैक। और अगला जो भाग होता है अमाशय के बाद वो होती है आपकी छोटी आंत, छोटी आंत, है ना, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो गाइस ये आपके भाग होते हैं जो पाचन तंत्र होते हैं उसके, ये तो अंग होते हैं। और कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, तीन ग्रंथियां इसके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि, एक तो इसके अंदर होती है गाइस लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि को हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि,
यकृत ग्रंथि जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, यकृत, ध्यान रखना, यकृत ग्रंथि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसे हम बोलते हैं आपका हेपेटिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हेपेटिक ग्लैंड। और तीसरा जो भाग होता है गाइज उसे हम बोलते हैं आपका अग्नाशय, है ना, पैनक्रियाज, अग्नाशय यानी कि आपका पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक ग्लैंड, है ना, एक ही बात है। तो गाइस ये इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र में ये आपके भाग होते हैं, दो भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। पहले होते हैं आपके अंग यानी कि ऑर्गन, कौन कौन से होते हैं, आपका माउथ, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, ये आपके होते हैं अंग। और 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है जिसे हम बोलते हैं आपके लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आपके अग्नाशय। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके मुख यानी कि माउथ के बारे में। और मुंह में क्या क्या पाया जाता है, आपके दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है, होंठ पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके पाचन तंत्र में कैसे कैसे हेल्प करते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक अंग के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। तो यहां पर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको एक चीज नोट करनी है कि ये जो सारे आपके अंग होते हैं ना, इनको हम एक साथ, है ना, इनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल इसको बोला जाता है, आहार नाल इसको बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, तो आहार नाल इसको बोलते हैं। ये आपको नोट कर लेना है कि जो सारे सारे अंग होते हैं ना, है ना, को ये आपके अंग है ना, अंग की बात कर रहा हूं मैं, इनकी जो ग्रंथि है इनकी नहीं बोल रहा, जो अंग होते हैं सारे के सारे, इनको हम संयुक्त रूप से आहार नाल कहते हैं, ध्यान रखना, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब चलिए यहां पर पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल को पहले, और ग्रंथि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, आहार नाल क्या होती है ना, और फिर हम एक एक अंग के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल में सारे के सारे अंग आते हैं। तो पहला यहां पर टॉपिक डाल दीजिए, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है कि आपके जो पूरे पूरे अंग होते हैं, यानी कि मुंह से लेकर आपका जो सबसे जो लास्ट भाग होता है ना, आपके जो मुंह होता है, मुंह से लेकर आपका जो अंतिम भाग तक होता है ना, सारे के सारे मलद्वार यानी कि एनस तक के जो पार्ट्स होते हैं, सारे सारे अंग होते हैं, उनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब यहां पर एलिमेंट्री कैनाल, इसके क्या काम होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर नोट डाउन कीजिए कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका क्या काम होता है। तो देखिए यहां पर नोट डाउन कीजिए कि सभी अंग मिलकर, पहली बात तो आहार नाल होती क्या है कि सभी अंग मिलकर, जो भी जो अंग है ना, ग्रंथियां ना, इस अंग सभी अंग मिलकर आहार नाल बनाते हैं, सभी अंग मिलकर आहार नाल बनाते हैं। यानी कि जो अंग हैं, है ना, संयुक्त रूप से इनको क्या बोलते हैं, आपके आहार नाल कहते हैं। यह मुख यानी कि माउथ से शुरू होकर, यह मुख से शुरू होकर मलद्वार यानी कि माउथ से शुरू कर, मलद्वार को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एनस, ठीक है, एनस तक जाती है। आपसे पूछ भी लेगा एग्जाम में कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है। तो ध्यान रखना, मुख यानी कि माउथ से शुरू होती है, और आपके जो लास्ट भाग होता है जिसको हम बोलते हैं मलद्वार, जिससे हम मल त्याग करते हैं, एनस, वहां तक जाती है। आगे बात करते हैं इसके काम क्या होते हैं, है ना। इसका एक नाम और है, ध्यान रखना गाइस, इसको हम पोषण नाल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम पोषण नाल, है ना, आहार नाल के अलावा इसको हम पोषण नाल यानी कि डाइजेस्टिव कैनाल के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना, डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं, ध्यान रखना, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। यानी कि इसको हम पोषण नाल या आपके डाइजेस्टिव एनाल भी कहते हैं, है ना, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। अब इसके काम क्या होते हैं वो आप नोट कर लीजिए।
कि आहार नाल होती है वो आपके क्या काम करती है, इसका काम क्या होता है, वर्क। वैसे तो हम एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसका मेन जो कार्य अगर मैं आपको 2 या 3 लाइन में, जो डाइजेस्टिव आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके क्या काम है इनको बारे में बताऊंगा ना, एग्जाम में पूछ ले। अगर आप क्लास 10th की स्टूडेंट तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि आहार नाल है, उसके कार्य लिखिए, तो फिर आपको एक क्वेश्चन करना है। देखिए कौन कौन से काम है। पहला जो काम है कि भोजन को सरलीकृत करना, भोजन का सरलीकरण करना, भोजन का सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड, सिंप्लीफाई ऑफ फूड यानी कि आप जो भोजन खाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, सिंप्लीफाई करना, है ना। दूसरा जो काम होता है इसका मेन वो होता है कि पचित आहार का अवशोषण करना, पचित आहार का अवशोषण यानी कि जो भोजन पच गया है ना, उसका अवशोषण करना, यानी कि इसको बोलेंगे अब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, अब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड यानी जो भोजन पक गया है, आप वो पच गया है, पक नहीं गया, जो आपके शरीर के अंदर पच गया है, जिसका डाइजेशन हो गया है, उसको क्या करना, उसको आपके अवशोषण करना यानी कि अब्सॉर्ब करना। और तीसरा अगर मैं यहां पर बताऊं तो इसका काम होता है आहार को मुख से लेकर, आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, मल द्वार तक पहुंचाना। ओके, यानी कि मूव फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, ये आपके डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले भाई 2-3 लाइन में आपसे पूछ ले, आपसे एग्जाम में पूछ ले निम्न में से कौन सा कार्य आहार नाल का नहीं है, और 3 आपको ये दे दे तो हो सकता है चौथा कुछ भी डाल सकता है, तो शॉर्ट में आप बोल सकते हो आहार नाल के ये सारे काम होते हैं। अब यहां पर गाइज हम एक एक करके सारे जो आपके भाग है उनके बारे में पढ़ते हैं। मुख के काम आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, सारे के बारे में यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपको जो पाचन तंत्र है इसके जो भाग हैं इनके बारे में बता दूं। देखिए ये जो होता है इसे हम बोलते हैं जीव, यहाँ पर हमारी स्थिति होती है जिव्या, ये हमारा मुख गुहा सबसे पहला पार्ट होता है पाचन तंत्र का। इसके बाद जो ग्रसिका होती है, ग्रसनी होती है, ये होती है, और जो लायरिंग्स होता है वो आपका यहाँ पे होता है, जिसको हम एपिग्लोटस, आपका जो इसको हम बोलते हैं आपका एपिग्लोटस, तो ये आपका यहाँ पे होता है, ग्रसिका इसको बोलते हैं ये। इसके बाद आपका जो भोजन होता है ना गाइस, वो आपके देखिए इसके बाद जो भोजन होता है वो ये आपकी ग्रास नली होती है ना, इसको आप ओसोफोगस बोलते हो। तो ग्रास नली के माध्यम से आपका जो भोजन होता है वो आपके, ये देखो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं हम अमाशय, ये जो आपको दिख रहा है ना ये भाग बड़ा सा, इसे हम बोलते हैं स्टोमक यानी कि अमाशय। और अमाशय में भोजन जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, ये आपको एक पत्ते जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं यानी कि अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय में आप बहुत सारे आपके एंजाइम होते हैं, लवण होते हैं, वो मिलते हैं, और इनसे मिलने के बाद ये आपके कनेक्ट हो जाता है जो आपकी छोटी आंत होती है वहाँ से, है ना। और छोटी आंत से देखिए ये आपको जो बहुत लंबी दिखाई दे रही है छोटी आंत होती है, और छोटी आंत फिर कनेक्ट हो जाती है बड़ी आंत से, और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बड़ी आंत ऐसे चल चल के, और फिर यहाँ पर आपका मल द्वार, इधर मलाशय होता है। तो इस प्रकार से आपकी प्रोसेस है यहाँ पर चलती है। जो अपेंडिक्स होती है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ, देखो ये यहाँ पे आपका सबसे पहला भाग होता है, जिसको हम जो पहला भाग होता है आपका पाचन तंत्र का, जिसको हम बोलते हैं बोकल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर आपका माउथ आता है, टोंग आती है, आपके टीथ आते हैं। इसके बाद यहाँ पर इधर होता है एपिग्लोटिस, दोनों को यहाँ पर अलग अलग करने वाला, और आपका जो घारी ढक्कन होता है एपिग्लोटिस होता है। इसके बाद आपका जो भोजन होता है वो आपके एसोफोगस यानी कि जो ग्रास नलिका होती है उसकी सहायता से आपके इधर आता है स्टोमैक के अंदर। स्टोमैक में आने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ आपको ये जो दिख रही है पैनिक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है, और यहाँ पर ये जो आपको बड़ा सा जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं लीवर, इसको बोलते हैं यानी कि यकृत इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्ट होने के बाद इधर देखिए ये आपकी छोटी आंत होती है, यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू हो जाती है, और छोटी आंत में आने के बाद इसके बाद ये आपकी जो बड़ी आंत होती है
मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इसमें मिल जाता है, और यहाँ से फिर ये आपके जो पूरा जब पाचित हो जाता है तो यहाँ पर एनएस होता है, एनएस की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक एक जो अंग है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले डाल लीजिए मुख गुहा, यानी कि सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो पहला जो अंग है आपका पाचन तंत्र का, यानी कि मुख गुहा के बारे में, और इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वोकल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल और कैविटी। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। जो मुख गुहा होती है ना, पहली बात तो जो मुख गुहा होती है वह आपके पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है। लिख लीजिए, यह है पाचन तंत्र का, यह है पाचन तंत्र का, यह है पाचन तंत्र बोल दो या फिर एलिमेंट्री कैनाल, दोनों का ही पहला भाग होता है। यह है पाचन तंत्र का प्रथम अंग होता है या शुरुआत का अंग होता है, यानी कि आपका जो भोजन होगा वो आपके इधर से एंटर करेगा। तो यहां पर पहली बात नोट कर लीजिए कि यह आहार नाल का सबसे आगे का हिस्सा या पहला अंग होता है। यह क्या होती है? कटोरी नुमा संरचना होती है। आपने देखा होगा आपका जो मुंह है वो कटोरी की तरह है ना, कटोरी की तरह होता है ना। तो आप नोट कर सकते हैं कि यह एक कटोरी नुमा संरचना होती है। और आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मुख है उसमें आपके लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, है ना। मुंह के अंदर लार ग्रंथियां, यानी कि आपके स्लाइव जो ग्लैंड होती हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पाई जाती हैं, है ना। तो यहां पर आपके लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, इसके अंदर आपके लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन लार ग्रंथियों के अंदर, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, स्लाइवा होती है, इसके अंदर गाइस क्या पाया जाता है? दो एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है एमाइलेज, इसको एमिलेज या एमाइलेज बात एक ही है, एमाइलेज, व आपका एक टालुइन, टालुइन ध्यान रखना, यह आपके एग्जाम में आता है। आपसे पूछेगा लार ग्रंथि के अंदर कौन से दो एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखना, एक होता है टालुइन, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। तो दो आपके एंजाइम पाए जाते हैं, इंग्लिश में मैं आपको लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं एमाइलेज, एमाइलेज, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं आपका टाइलिन। ठीक है, तो ये आपके दो एंजाइम होते हैं जो आपके लार ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। अब आपके जो मुख गुहा है, यानी कि आपका जो वोकल कैविटी है, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला जो भाग है वो आप लिखिए कि जो वोकल कैविटी उसका जो पहला भाग होता है वो आपका होता है जीभ, यानी कि जिह्वा जिसको बोलते हैं, है ना। तो जिह्वा, है ना, इसको आप जीवा बोलते हैं, वो जीवा यानी कि टोंग होता है। पहला जो भाग होता है वो आपका होता है टोंग, यानी कि जीभ जो होती है ना वो आपका पहला भाग होता है। आपका जो मुख गुहा होता है उसका सबसे पहला जो भाग होता है, इसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, तो यहां पर एक भाग होता है इसका टोंग, यानी कि जीभ। अब जीभ क्या काम आती है बताइए? आप सब जानते हो भाई, जीभ आपके पाचन तंत्र में क्या काम आती है। तो जीभ क्या करती है गाइस? जब आप जो भोजन करते हो, पहली बात तो जो भोजन होता है उसको लसलसा बनाती है, उसको चिकना बनाती है। दूसरा, आपको बोलने में भी हेल्प करती है, और स्वाद जो होते हैं, स्वाद कलिका, उनका भी ज्ञान कराती है। कोई चीज चपरी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, उसका ये आनंद करवाती है, मतलब उसका ये आपको परिचय करवाती है। तो चलिए यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि जीभ होती है ना, उसके बारे में। तो पहली बात आपको ध्यान रखना, जीभ जो होती है ना वो आपकी कौन सी ग्रंथि से जुड़ी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि जीभ जो होती है, आपका जो तालवा होता है उससे किस ग्रंथि के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ध्यान रखना, जीभ जो होती है वो आपके फ्रेनुलम, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, फ्रेनुलम और लिंगुअल, ये ग्रंथि होती है, फ्रेनुअल और लिंगुअल, है ना। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, है ना, इसको हम बोलते हैं आपका फ्रेनुलम और आपका लिंगुअल। ठीक है, लिंगुअल। इस ग्रंथि की सहायता से, या आपने देखा वो जीभ नीचे चिपकी रहती है ना, तो किसकी सहायता से, कौन सी ग्रंथि की सहायता से चिपकी होती है? तो ध्यान रखना, ये आपके फ्रेनुलन, आपका फ्रेनुलम और लिंगुअल नामक जो ग्रंथि है उसकी सहायता से आपका जो जबड़ा है ना, इसके अंदर तलवा जो है आपका तालुआ, उसके अंदर चिपकी हुई होती है। इसके अंदर गाइस क्या होती है? इसके अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, नोट कर लेना, इसके अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और वे स्वाद कलिकाएं आपको स्वाद का अनुभव कराती हैं। यानी कि आपने कोई चीज खाई है, वो आपकी मीठी है
चरपरी है ना, कड़वी है, कैसी है, उसका जो आनंद कराते हैं, उसका टेस्ट जो मालूम पड़ता है वो आपके स्वाद कलिकाओं के माध्यम से ही पड़ता है। स्वाद कलिकाओं के बारे में आपको एक चीज नोट करनी है कि आपका जो जीभ होती है, जीभ का जो अगला भाग है ना, मान लीजिए आपकी जीभ है, तो जीभ का ये अगला भाग जो है ना, ये वाला, ये जो भाग है किसका परिचय करवाता है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आगे वाला जो भाग है, यानी कि अग्र जो भाग है, आगे वाला भाग, वो आपके मीठेपन का, यानी कोई चीज कितनी मीठी है उसका अनुभव कराता है ना। दूसरा यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, किनारे जो होते हैं, ये वाले जो किनारे जो होते हैं, है ना, जो किनारे वाले हिस्से होते हैं, है ना, वो आपके जो चपरा बोलते हैं ना आप, खट्टा, या आप बोल सकते हो जिसको हम नमकीन, है ना, खट्टा या नमकीनी जो होता है, खट्टा या नमकीन जो होता है उसका अनुभव कराते हैं ये, है ना, साइड में जो होते हैं वो। और जो पीछे का ये हिस्सा रह जाता है, पीछे का, है ना, ध्यान रखना, ये आपके कड़वी स्वाद कलिकाएं होती हैं। पश्च भाग जो होता है, पीछे का भाग होता है ना, वो आपके कड़वाहट जो कोई चीज होती है ना, तो उसका पता लगाता है। तो आपने देखा होगा अगर आप कोई कड़वी चीज खा रहे हो तो शुरुआत में जब आपके जीभ का अगला भाग है इसके ऊपर वो चीज गिरती है ना, तब आपको कड़ी नहीं लगती, आगे जब जाती है तब आपको चीज कड़ी लगती है। और आपको कोई नमकीन चीज है, कोई चपरा है, तीखा है, तो गाइस वो साइड में जाता है ना, तभी आपको पता लगता है कि आपके चपरा जो तीखा है ना, वो नमकीनी है, टेस्ट कैसा है। तो गाइस ये आपकी होती है स्वाद कलिकाएं इस प्रकार से। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि महिलाओं के अंदर स्वाद कलिकाएं होती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, इसलिए लड़कियों को तीखी चीजें, आपके जो नमकीनी आइटम होते हैं वो ज्यादा पसंद होते हैं, है ना, आपको पता होगा, तो इस वजह से होता है। तो ये था गाइस आपका जीवा, पहला भाग था जीभ, या आपके इसका, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं जीभ होता है, उसका काम क्या है जीभ का, तो जीभ का जो काम होता है आप जानते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर आप खुद ही नोट डाउन कर लीजिए, तो जीभ का जो पहला काम होता है वो कहते हैं कि आपका जो भोजन होता है उसको लार से मिलाने का काम होता है, लसा बनाना, यानी कि आपका जो जीभ है, आप लार जो निकलती है मुंह से उसको भोजन में मिलाना, उसको लसा बनाना। दूसरा आपके बोलने में हेल्प करना, अगर आप जीभ को पकड़ लोगे आप बोल नहीं सकते, प्रैक्टिस करके देख लेना। जीभ जो होती है आपके बोलने के काम आती है, और इसके अलावा जीभ जो होती है वो आपके भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है ना। और इसके अलावा स्वाद कलिकाएं तो पाई जाती हैं, यानी कि जो आपके स्वाद का टेस्ट कराती हैं कि कोई भोजन कैसा स्वाद का है। ओके, तो गाइस ये आपके सारे के सारे आपके जो जीभ है उसके कार्य होते हैं, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं होठ जो होते हैं, है ना, उनके बारे में। तो यहां पर देखिए दूसरा यहाँ पर आप लिख लीजिए, है ना, दूसरा जिसको हम बोलते हैं आपके जो होठ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम आपके जो होठ होते हैं, लिप्स जो होते हैं वो क्या काम आते हैं, होठ यानी कि लिप्स, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि लिप्स क्या काम आते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है। वैसे तो और जगह भी काम आते हैं, लेकिन सिर्फ पाचन तंत्र के अंदर बताने वाला हूं कि पाचन तंत्र में क्या काम आता है। देखो जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं ना, पहली बात तो ये हमारे जो माउथ है इसका बाह्य का आवरण होता है, ये क्या करते हैं आपकी जो मुंह, आपका जो माउथ है उसको बंद करने काम आते हैं। दूसरा भोजन को पकड़ने में काम आते हैं, अगर आपके अंदर होठ नहीं होंगे ना आप भोजन को पकड़ नहीं सकते। अरे कोई चीज खा रहे हो तो ये बाहर का जो हिस्सा होता है ना वो पकड़ने में हेल्प करता है ना। तो ध्यान रखना आपके होठ होते हैं वो आपके भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा जो मुंह को खोलने में और बंद करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सारे के सारे होठ जो होते हैं, लिप्स जो होते हैं, एक एक कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दांतों के बारे में, लेकिन दांतों के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, लेकिन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपके दांत जो है, टीथ है, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर जो दांत हैं यानी कि आपके जो टीथ है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं, है ना, मसूड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं गम, उनके अंदर आपके दांत पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि दांत किस सांचे के अंदर पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो दांत होते हैं वो एक सांचा होता है जिसको हम बोलते हैं मसूड़े। मसूड़े के अंदर आपके दांत पाए जाते हैं। और जब मसूड़े होते हैं और दांत होते हैं, इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना गाइस, उसको हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, गर्ददंती यानी कि दाकोडेंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं दिकोडेंट यानी कि गर्ददंती इसको बोलते हैं।
आगे बात करते हैं कि हमारा जो शरीर होता है इसमें दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, यानी कि एक दूध के दांत होते हैं जो आपके अस्थायी होते हैं, बच्चों के अंदर आते हैं, वो आपके 6 साल की उम्र में टूट जाते हैं और फिर दोबारा से वो आपके दोबारा वो दांत आते हैं जिनको हम बोलते हैं परमानेंट दांत। यानी कि हमारे शरीर में 2 बार दांत आते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं द्विबारदंती, यानी कि डाइफायोडंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं कि दांत सूत्र क्या है, यानी कि आपका जो टीथ फॉर्मूला है एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 1 2 3। इसका मतलब क्या है, 2 1 2 3 का मतलब यह है कि भाई 2 1 2 3 और इसको भी लिख दो 2 1 2 3 और मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसका मतलब यह है कि भाई जो दांत होते हैं, दांत के जो प्रकार होते हैं ना, 4 प्रकार के दांत होते हैं, 1 2 3 4। तो जिस दांत की आपको संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए एक जितने दांत ऊपर होंगे उतने नीचे होंगे, तो 2 और 2 4 और 4 को गुणा कर दो 8 से, तो इसी प्रकार से 8 ही होंगे, है ना। इसी प्रकार से 1 और 1 2 और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो ये होते हैं 4। इस प्रकार से दांत फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर आपको बताते हैं कि दांत आपके होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। हमारे जो दांत हो ना, जो टीथ, उनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से देखिए, पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंसिजर, यानी कि आपके कृंतक दांत इनको बोलते हैं। जो कृंतक होते हैं वो हमारे सबसे आगे के जो दांत होते हैं ना, बच्चों में सबसे पहले, अरे सामने के दांत होते हैं ये दो है ना, ये जो बच्चों में सबसे पहले उगते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि कृंतक यानी कि इंसिजर जो होते हैं वो हमारे सबसे आगे के दांत होते हैं ना, वो आपके इंसिजर होते हैं। इनका काम होता है भोजन को कुतरना व काटना, ध्यान रखना। और ये आपके लगभग 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है, बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने का हो जाता है ना, तब यहां पर गाइस दांत ये उग जाते हैं। सबसे पहले यही दांत आते हैं और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 8 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दूसरा, जिसको बोलते हैं रदनख, यानी कि कैनिनेस। अब देखिए रदनख जो होते हैं वो हमारे शरीर में चीरने फाड़ने का काम करते हैं। साइड में जो कीले होते हैं ना, अरे ये साइड में जो कीले हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, जो पैने कीले हैं ना, एक प्रकार से बहुत मजबूत होते हैं, है ना। कोई चीज नहीं टूटती हमसे, तो ये साइड के दांत हम लगाते हैं इधर जो होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, रदनख। तो ध्यान रखना ये आपके जो मांसाहारी जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा विकसित होते हैं ये वाले दांत, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से दांत मांसाहारियों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, तो ध्यान रखना रदनख के अंदर आपको सबसे ज्यादा विकसित होते हैं ये वाले दांत, है ना। इनकी कुल संख्या होती है 4। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं आपके अग्र चवर्णक, यानी कि प्रीमोलर। तो ये जो आपके प्रीमोलर है और जो मोलर है, यानी कि चवर्णक और अग्र चवर्णक, दोनों का काम होता है भोजन को पचाना। साइड में जो हमारी ये यहां से, इनको छोड़कर यहां से पीछे की डाढ़ नुमा जो होते हैं ना, वो डाढ़ भी बोलते हैं इनको। तो ये दांत तो यहाँ के गाइस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चवर्णक और अग्र चवर्णक। जो आगे वाले होते हैं उनको अग्र चवर्णक बोलते हैं, वो जो सबसे लास्ट में होते हैं, है ना, यहाँ इधर सबसे पीछे होते हैं, उनको बोलते हैं चवर्णक, यानी कि मोलर्स। ये सारे काम आते हैं आपको भोजन को चबाने में, है ना, और भोजन को पीसने में एक प्रकार से। जो आपके अग्र चवर्णक होते हैं उनकी संख्या होती है 8 और जो चवर्णक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 12। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हमारा जो दांत होता है उसका सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है ना, अरे दांत दिख रहा है ना आपको, ये तो जो बाहर का हिस्सा जो चमकीला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हमारे शरीर का, तो ध्यान रखना हमारे शरीर का जो दांत होता है, दांत का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं इनेमल। यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ध्यान रखना दांत जो होता है, दांत का कोई भी टीथ होता है ना, उसकी सबसे बाहरी और चमकीली जो परत होती है, आउटर जो आपके चमकीली शाइनी जो लेयर होती है ना, उसे हम बोलते हैं इनेमल। यह हमारे शरीर की सबसे कठोरतम भाग होता है और ध्यान रखना इसमें 98% आपके कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं, उससे आपके इनेमल बनता है ना। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है, दांत जो होते हैं, बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो ध्यान रखना हाथी जो होता है, एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट के जो दांत होते हैं ना, जो बाहर की ओर निकले होते हैं, ध्यान रखना वो आपके कृंतकी होते हैं, इनसीजर होते हैं, वो आपके विकसित होकर आपके बाहर आपके विकसित होते हैं, है ना। ध्यान रखना आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई आपके जो एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट के जो बाहर निकले हुए जो आपके दांत होते हैं ना, है ना, उनको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना वो आपके कृंतकी होते हैं, लेकिन जब वो विकसित हो जाते हैं ना तो उनका नाम दूसरा पड़ जाता है। उन दांतों को हम बोलते हैं आपका कौन से दांत, उन दांतों को बोलते हैं टस्क, है ना। तो ध्यान रखना है एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट में यही जो दांत होते हैं
वो आपके विकसित होकर टस्क यानी कि आपके हाथी के जो दांत होते हैं ना बाहर के, उनके रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके थे दांत यानी कि टीथ के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं आपके ग्रसनी, ग्रास नली है ना, उनके बारे में आगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आगे बात करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रसनी यानी कि पायरेंक्स के बारे में। तो देखिए, ग्रसनी जो होती है ना, आपका जो मुख गुहा होती है, वहां जब खत्म हो जाती है ना, तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आपका मुंह है और मुंह से ये जीभ है ना, तो जीभ से जो भोजन अंदर जाएगा, तो यहां जो है ना, यहां आपके पाया जाता है ग्रसनी। और ये जो ग्रसनी है ना, ये क्या काम करती है गाइस, ये जो ग्रसनी होती है ये एक मीडिएटर का काम करती है। मीडिएटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम मुंह से, देखो मुंह से भोजन भी कर लेते हैं और मुंह से देखो हम पानी भी पी लेते हैं, है ना। मान लीजिए पानी पी लिया मैंने, है ना, मुंह से भोजन कर लिया और मुंह से पानी पी लिया और मुंह से सांस भी ले लिया। अब देखो गड़बड़ क्या हो गई। गड़बड़ यह है कि आपका जो पानी है या भोजन जो है वो तो भोजन नाल में ना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल में जाना चाहिए और इसका पाचन होगा। लेकिन अगर हमने सांस ली है, भाई नाक से मत लो सांस, मुंह से लो, है ना। मुंह से आपने जो सांस ली वो अगर आपके पाचन तंत्र में चली जाएगी तो क्या होगा भाई, आप जो श्वास ले रहे हो मुंह से, वो आपके किसके अंदर जानी है, आपके जो श्वास नली है ना, उसके अंदर जानी चाहिए। लेकिन यहां पर पहुंचाएगा कौन भाई, मुंह से हम श्वास ले रहे हैं और मुंह से भोजन कर रहे हैं, तो भाई मुंह को क्या पता कि ये सांस है या आप श्वास है या फिर आपका भोजन है, इसको मैं किधर भेजूं। तो इसको आपके क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ग्रसनी यानी कि पायरिंग्स पाई जाती है और यही काम करती है। जो आप मुंह से देखो भोजन भी खा सकते हो, मुंह से श्वास भी ले सकते हो। तो ये जो आपकी पायरिंग्स होती है ना, आपकी जो ग्रसनी होती है, इसका काम होता है भोजन जो है, जो आप भोजन कर रहे हो, फूड जो खा रहे हो, उसको तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि भोजन नाल में पहुंचाओ, है ना। और आपका जो श्वास ले रहे हो उसको आप ट्रेकिया यानी कि आप श्वास नली में पहुंचाओ, ये इसका काम होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई आदमी हंसते हंसते, है ना, हंसते हंसते पानी पी लेता है, हंसते हंसते पानी पी लेता है, तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जो पानी होता है ना, वो आपके जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर चला जाता है और फिर आपने देखो कई बार नाक के अंदर पानी आ जाता है ना। तो वो वाली जो कंडीशन होता है, खांसते खांसते मान लो पानी पी लिया, तो उस स्थिति में ना आपका जो ट्रेकी या आपका जो ग्रसनी है, पायरिंग्स है, वो समझ नहीं पाती है कि ये भोजन है या आपका हवा है ना, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, ग्रसनी यानी कि पायरिंग्स के बारे में। तो देखिए, यह आपके जो जीभ होती है यानी कि आपका जो टोंग होती है और जो तालू होता है ना, उसके पीछे एक कटोरीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर पाई जाती है आपकी ये पायनिक्स। इसका काम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका जो काम होता है वो होता है कि जो भोजन है, आपने जो भोजन कुछ भी खाया है उसको तो भोजन नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाओ, और आपने जो श्वास लिया है, जो रेस्पिरेशन लिया है, उसको ट्रैकिया यानी कि श्वास नली के अंदर पहुंचाना होता है। ये इसका काम होता है ग्रसनी का। इसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन, इसी का ही नाम है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, आपकी जो ग्रसनी होते हैं उसके कौन कौन से 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, है ना, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, यानी कि नेसो आपका पायरिंग्स, आपका ओरोपायरिंग्स और आपका हाइपोपायरिंग्स। आपको ध्यान रखना है ग्रसनी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम होता है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में आपके ग्रास नली यानी कि ओसोफोगस के बारे में। तो ग्रास नली क्या होती है, आपका भोजन जब किया मुंह के अंदर, तो मुंह से जो आपकी स्टोमक यहां पर रहता है, आपका जो स्टोमक रहता है ना, आपका जो स्टोमक होता है उसके अंदर आपके जो भोजन है, आमाशय है, वहां से यहां एक नली होती है वो लेके जाती है। यानी कि आपके पायरिंग्स है, पायरिंग्स ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये भोजन है, तो भोजन को आगे कौन लेके जाएगी, ध्यान रखना, आपकी जो ग्रास नली है, ओसोफोगस है ना, ये आपके लेके जाएगी किसके अंदर, स्टोमक यानी कि आमाशय के अंदर। तो ध्यान रखना है पहली बात कि ये आपके 25 सेंटीमीटर लंबी, लगभग एक संकरी, यानी कि संकरी का मतलब होता है कि पतली नली होती है ना। इसका काम क्या होता है, ये जो भोजन होता है जो आपने खाया है उसको मुख गुहा यानी कि मुंह से ले जाकर आमाशय यानी कि स्टोमक जो होता है, आमाशय जो होता है, वहां तक आपके लेके जाती है।
आगे बात करती हैं, यहां पे जो ग्रास नली जो होती है यानी कि आपका ओसोफोगस होता है, इसके अंदर कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं वो आपके भोजन को लसदार बना देती हैं। लसदार का मतलब और चिकना बना देती हैं और स्मूथ बना देती है। और यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आपके एग्जाम में आती है कि भोजन जो होता है ना, मान लीजिए आप सोचेंगे कि सर ये आपके नली है बहुत छोटी है, पतली सी है, तो हमने बर्गर खा लिया पूरा इतना मोटा, फिर सर यहां से वो कैसे पास हो जाएगी नीचे। तो ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होता है, हम दांत किस काम के, दांत उसको छोटा कर देते हैं और दांत जब छोटा कर देते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो भोजन होता है वो आपके क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टेलाइसिस, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कि जो भोजन होता है वो ग्रास नली की सहायता से स्टोमक तक किस प्रोसेस के माध्यम से जाता है। तो ध्यान रखना है ग्रास नली से जो भोजन होता है वो आपके क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टेलाइसिस गति जो होती है उसकी सहायता से स्टोमक यानी कि आमाशय के अंदर जाता है, एग्जाम में पूछ जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ग्रास नली होती है ओसोफोगस होती है, उसका जो ऊपरला भाग होता है वो आपका ग्रसनी या इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, एपिग्लोटिस पाया जाता है। और ध्यान रखना एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, आपका जो भोजन है उसको भोजनाल में पहुंचाना और जो आपका हवा है श्वास उसको श्वास नली यानी कि ट्रेकिया के अंदर पहुंचाना। ध्यान रखना है ग्रास नली के अंदर कोई आपका डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखना यहां पर कोई पाचन नहीं होता, ये सिर्फ आपके भोजन को लेकर जाती है, ये पाचन नहीं करती है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं स्टोमक यानी कि आपके जो स्टोमक है उसके बारे में, आमाशय के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इनको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों अब यहां पर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए पहले हम बढ़ते हैं आमाशय यानी कि स्टोमक के बारे में। अब देखिए पहली बात तो आमाशय जो होता है वो उसका आकार यानी कि शेप कैसी होती है, तो आमाशय जो होता है ना उसका आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जे जो होता है कैपिटल जे, उस आकार का उस शेप का आपका जो आमाशय होता है स्टोमक होता है। अब ध्यान रखना है कि ये कहां से कहां जुड़ा होता है, तो ये जो आपकी ग्रास नली होती है ना ओसोफोगस उससे और आपकी जो छोटी आंत होती है उसका डेडुनम वाला जो हिस्सा होता है डेडुनम उससे आपके बीच में जुड़ा होता है, मतलब ऊपर से जुड़ा होता है ग्रास नली से और नीचे जुड़ा होता है आपकी छोटी आंत होती है उसके भाग से। अब यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, तो ये आपके एक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल भाग होता है ना, ये आपका फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला भाग होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आपसे पूछा जाएगा कि किस भाग में सबसे ज्यादा भोजन स्टोर रहता है, तो ध्यान रखना है कि आमाशय होता है, आमाशय में सबसे अधिक समय तक भोजन स्टोर रहता है हमारे शरीर में। तो ध्यान रखना है कि इसमें 1 से 3 लीटर तक भोजन यहां पर स्टोर रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आमाशय होता है इसमें आपका भोजन होता है वो आपके 1 से 3 लीटर तक स्टोर कर सकती है, इतनी इसके पास कैपेसिटी होती है। और सबसे ज्यादा समय तक स्टोरेज होता है वो आपके आमाशय ही करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कार्डियक, जो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फर्स्ट ऊपर वाला हिस्सा उसे हम बोलते हैं कार्डियक। दूसरा होता है जठर निर्गमी जिसको हम बोलते हैं द बॉडी वाला पार्ट, ये आपका मिडिल में होता है, बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है वो, और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है फंडिस जिसे हम बोलते हैं सबसे लास्ट वाला भाग, और जो फंडिस होता है वही आपके डेडुनम से जुड़ा होता है। और यहां पर जो कार्डियक होता है वो आपके ग्रास नली से जुड़ा होता है। अब यहां पर बात करते हैं आपकी जो आमाशय है इसमें आपके 2 क्या पाई जाती हैं, अवरोधनी पाई जाती हैं। अवरोधनी क्या करती हैं, जो किसी चीज को रोकती हैं, ब्लॉक करती हैं। तो ध्यान रखना है आपके जो आमाशय होती है ना, एक तो ऊपर की ओर ब्लॉक पाया जाता है, ब्लॉकिंग है ना, और एक नीचे की ओर ब्लॉक पाया जाता है, मतलब जो आपके रोकती हैं आपके जो कोई भी चीज होती है भोजन जो है उसको ना तो ऊपर जाने ना नीचे की ओर जाने देती हैं। तो यहां पर आमाशय में 2 अवरोधनियां पाई जाती हैं, 2 स्पिंक्टर पाई जाती हैं, है ना। कौन कौन सी, देखो पहली जो होती है उसे हम बोलते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी यानी कि कार्डियक वाली। अब ये क्या करती है कि आपका जो भोजन है आमाशय है, आमाशय में क्या होता है, आमाशय के अंदर गाइस आपका जठर रस निकलता है, तो जठर रस मिलने के बाद भोजन हो जाता है अम्लीय अवस्था में, तो आपका भोजन ऊपर की ओर वापस ना जाए, है ना, आपका जो भोजन है वापस ग्रास नली में ना चला जाए, ओसोफोगस में ना चला जाए, इसको रोकती है ये। तो ध्यान रखना जो ये वाली है ना कार्डियक वाली, वो क्या करती है, आमाशय से जो अम्लीय भोजन है यानी कि एसिडिक अवस्था में जो आपका भोजन चला जाता है उसको ग्रसनी में जाने से रोकती है, ग्रसनी में जाने से ब्लॉक करती है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो होती है जिसे हम बोलते हैं जठर निर्गमी यानी कि पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक, ये क्या करती है, आपका जो भोजन है वो अम्लीय अवस्था में नीचे यानी कि छोटी आंत जो है लिटिल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ना जाए, वो आपके जो जठर निर्गमी होती है वो इसका काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए, आपका छोटी आंत होती है, वो आपका जो आमाशय है, स्टोमक है, वो काम क्या करता है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला काम है वो ये काम करते हैं कि ये आपके जठर रस निकालते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस यहीं से निकलता है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो कहां से निकलता है? तो ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस होता है वो आपके आमाशय से निकलता है ना। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये आपका प्रबल अम्ल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये क्या काम करता है? आपका जो भोजन है उसको गलाने का काम करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में आपका भोजन चला जाता है और भोजन गलने लग जाता है ना। तो ध्यान रखना है, पहला काम तो ये हो गया कि आपको गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का श्रावण करना, उसका सीक्रेशन करना। दूसरा, भोजन का स्टोरेज करना, यानी कि भोजन को भंडारित करना, है ना। और अगला काम, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रदान करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रोटीन का जो आपका डाइजेशन है वो आपके सबसे पहले शुरू होता है छोटी आंत के अंदर। तो ध्यान रखना है, प्रोटीन का सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो आपके यहीं से ही शुरू होता है। ध्यान रखना, आपके जो आमाशय होती है यहीं से। आगे बात करते हैं, यहां से देखिए, आमाशय के अंदर गाइस 3 प्रकार के सीक्रेशन होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 सीक्रेट होते हैं, 3 चीजें निकलती हैं आपके आमाशय के अंदर से। कौन कौन सी? पहला सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। आप देखिए, म्यूकस जो होता है ना, वो आपके कहां से निकलता है? श्लेष्मा ग्रीवा की कोशिकाओं से। कहां से निकलता है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं से। और इसका काम क्या होता है? देखिए, आपकी जो जठर रस है, जठर रस निकलेगा आमाशय के अंदर से। अब जठर रस एक आपका क्या है? एक आपका प्रबल अम्ल, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आपकी जो आमाशय है, स्टोमक, उसको जला भी सकता है, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो लेयर है उसको जला सकता है, नहीं जला सकता। तो यहां पर जो म्यूकस होता है ना, आपका म्यूकस क्या करता है? आपकी जो आपकी आमाशय है, इसके आंतरिक भाग पर एक परत बना लेता है म्यूकस, है ना। जिससे क्या होता है, आपका जो HCl है, यानी कि आपका जठर रस है, वो आपकी जो आपका जो आमाशय है, इसकी जो कोशिकाएं हैं या इसकी जो परत है, इसकी दीवार है, उसको गला ना सके, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सके। यानी कि आपका जो म्यूकस होता है वो आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है, किससे? जठर रस से, यानी कि आपका गैस्ट्रिक जूस से। आगे बात करते हैं, इसमें एक दूसरा जो आपका सीक्रेशन होता है वो आपका होता है प्रो एंजाइम में, यानी कि इसमें से प्रो एंजाइम निकलते हैं। कौन से? ध्यान रखना। और जो प्रो एंजाइम होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन का अपघटन करना, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, प्रोटीन का डाइजेशन करना, है ना। तो प्रो एंजाइम निकलते हैं, वो आपके प्रोटीन का अपघटन करते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, है ना। प्रोटीन का अपघटन करना, ठीक है, प्रोटीन का अपघटन करना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चों के अंदर क्या होता है गाइस, ये आपका प्रो एंजाइम नहीं पाया जाता है बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर ये आपका प्रो एंजाइम नहीं पाया जाता है, और बच्चों में प्रो एंजाइम की जगह क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और गाइज, ये जो रेनिन एंजाइम है ना, ये जो रेनिन एंजाइम है ना गाइज, ये क्या काम करता है? ये आपके दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है ना गाइज, उसकी सहायता, उसका क्या करता है? ये आपके उसका डाइजेशन करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या आपके पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ध्यान रखना, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, तो ध्यान रखना, उनमें जो दूध होता है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, तीसरा सिक्रेशन होता है जठर रस, आपका HCl अम्ल। अब देखिए, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो आपके कहां से निकलता है? जी, आपकी कोशिकाएं हैं, ऑक्सेंटिक सेल, है ना, ऑक्सेंटिक सेल है, यहां से निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा किस कोशिकाओं से निकलता है? ध्यान रखना, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है, वहां से आपके HCl अम्ल यानी कि जठर रस निकलता है। अब जब जठर रस होता है वो आपके भोजन से मिल जाता है, तो ध्यान रखना है, भोजन से मिलने के बाद उसे अम्लीय माध्यम मिल जाता है, और अम्लीय माध्यम में आने के बाद भोजन कायम अवस्था में चला जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजन जब जठर रस के साथ मिल जाता है तो वह किस अवस्था, किस स्टेट में आ जाता है? तो ध्यान रखना, कायम अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जठर रस जो होता है, जब आपको भूख लगती है तो होता क्या है कि ये तो आपके निकलता रहता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जठर रस है, वो लगातार निकलता रहता है। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करते हो तो आपको देखा होगा पेट में दर्द सा होने लग जाता है। वो इसकी वजह से, क्योंकि आपका जठर रस है वो लगातार निकलता रहता है, और वो आपके प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल होता है वो दर्द करने लग जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो जब आप कहते हो ना हमारे पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे नहीं कूद रहे हैं, वो भाई साहब जठर रस है वो कूद रहा होता है ना।
तो जठर रस होता है वो आपके, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में एसिडिटी की भी समस्या हो जाती है ना। और एसिडिटी को रोकने के लिए आपके एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, इनो का उपयोग करते हैं। सो गाइस ये था आपका आमाशय यानी कि स्टोमक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, और फिर हम जो ग्रंथियां हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर पढ़ते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए यह आपके आमाशय होता है ना, आपका जो स्टोमक होता है वहां से भोजन को लेके आती है ना, और आपके जो बड़ी आंत होती है यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां तक लेके जाती है। यानी कि ये आमाशय शुरू होती है और आपके बड़ी आंत पे खत्म होती है। आगे बात करते हैं इसकी जो लेंथ होती है ना गाइस, ध्यान रखना इसका नाम है छोटी आंत लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना है ये 7 मीटर यानी कि लगभग 22 फीट की होती है। हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग यही होता है ना, जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है ना, नाम तो छोटा है लेकिन लंबाई के आधार पे ये आपके बड़ा होता है। यह लगभग 7 मीटर यानी कि 22 फीट की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भोजन का सबसे ज्यादा पाचन, सबसे ज्यादा अवशोषण किस भाग में होता है, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। वह भोजन का सबसे ज्यादा क्या करती है, आपके डाइजेशन करती है और सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन करती है, मतलब सबसे ज्यादा पाचन और सबसे ज्यादा अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन या आपके छोटी आंत में होता है। यहां पर गाइस आपके देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो होती है उसका पूरा पाचन यहां पर हो जाता है, और खनिज और लवण होते हैं उनका आपके यहां पे बड़ी आंत कर देती है। आगे बात करते हैं यहां पर जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है यानी कि अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, ध्यान रखना अंकुरों के माध्यम से, है ना। माइक्रोविल्ली होते पाए जाते हैं आपके छोटी आंत होती है उसके अंदर, तो उनके माध्यम से आपके अवशोषण की प्रक्रिया होती है। आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछ जाता है कि भाई जो मांसाहारी होते हैं उनमें छोटी आंत होती है वो उसकी साइज छोटी क्यों पाई जाती है, जबकि आपके जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी क्यों होती है। तो ध्यान रखना है जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ध्यान रखना है कि उनके वो सेल्यूलोज खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं रोटी खाते हैं चावल खाते हैं वो सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज जब खाते हैं तो सेल्यूलोज का पाचन करना आसान नहीं होता है, तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए यानी कि सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए यहां पर ध्यान रखना है छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका पूरी तरह क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके गाइस 3 भाग होते हैं, एक होता है गृहिणी जिसको हम बोलते हैं डेडुनम, दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, और तीसरी होते है क्षुद्रांत जिसको हम बोलते हैं इलियम। आपको नाम ध्यान रखने हैं बस। देखो एग्जाम में क्या पूछ जाता है, एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछ जाता है निम्न में से कौन सा छोटी आंत का एक हिस्सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके 3 भाग होते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। देखो जो आपका डेडुनम होता है ये आपका सबसे ऊपर वाला भाग होता है, छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है डेडुनम, है ना। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना। आपके जो डेडुनम है इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो अग्र क्षुद्रांत है इसको बोलते हैं जेजुनम, ये आपके बीच का हिस्सा होता है और यहां पर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, और जो अवशोषण जो क्रियाएं जो ऐसी कोशिकाएं जो अवशोषण की क्रिया करती हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसी सेल, ऐसी कोशिकाएं जो अवशोषण इनकी अब्सॉर्प्शन करती हैं, ध्यान रखना है उन्हें हम बोलते हैं आंत्र कोशिकाएं। क्या बोलते हैं उनको गाइस हम बोलते हैं एंट्रोसाइट सेल उनको बोलते हैं, आंत्र कोशिकाएं उनको बोलते हैं। जो कोशिकाएं आपके भोजन का अवशोषण करती हैं आपको ध्यान रखना है उन्हें हम बोलते हैं एंट्रोसाइट यानी कि आपके आंत्र कोशिकाएं। क्षुदांत के बारे में, इलियम के बिना आपको ध्यान रखना है कि यह लास्ट वाला भाग होता है और यह आपके बड़ी आंत से यही आपका जुड़ा हुआ होता है। और ध्यान रखना है कि इसके अंदर से गाइस आपके पित्त लवण यानी कि आपके जो आपका जो बाइल जूस है यहां से निकलता है वो आपके क्षुदांत से निकलता है, और यह सबसे बड़ा भाग होता है क्षुदांत का। जो आपका इलियम होता है ना ये आपके छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो यहां पर यह बात हुई ना शाकाहारियों में सेल्यूलोज को पचाने के लिए, वो एक्चुअली क्षुदांत ही यानी कि इलियम ही सबसे बड़ी पाई जाती है। ठीक है,
अब यहां पर बात करते हैं पित्त रस यानी कि बाइल जूस क्या होता है। तो देखिए बाइल जूस होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है, बाइल जूस होता है वो वसा होती है, फैट होती है, उसका इमल्सन करता है, उसका पायसीकरण करता है। मतलब फैट का यानी कि वसा जो होती है उसका पाचन करता है कौन, आपका पित्त लवण, पित्त रस यानी कि बाइल जूस। पित्त रस जो होता है वो आपके यकृत से निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ये आपके यकृत से निकलता है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पित्त रस है वो कहां से निकलता है, कहां से सीक्रेट होता है, ध्यान रखना है पित्त रस से। लेकिन स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय के अंदर। कहां पर, पित्ताशय के अंदर, आपके गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर, आपको ध्यान रखना है ना, वहां आपके स्टोर होता है। बाइल जूस होता है वो आपके उसके अंदर। आपको एक चीज को ध्यान रखनी है गाइज, यहां पर ये आपके जो अमाशय होती है, अमाशय से जो भोजन आपके छोटी आंत के अंदर आता है ना, उसको गाइज ये क्या कर देता है, उसको गाइज ये आपके क्षारीय यानी कि बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आपका जो अमाशय है वो आपके जो भोजन होता है उसको एसिडिक यानी कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो वहां से जब भोजन आपके छोटी आंत में आता है तो यहां पर क्या होता है, जो बाइल जूस होता है उसको गाइज आपके क्षारीय अवस्था प्रदान करता है, जिससे आपकी जो छोटी आंत है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पर बात करते हैं आपकी बड़ी आंत के बारे में, है ना। बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसका नाम बड़ा है लेकिन साइज छोटी है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी आंत होती है, इसका जो आकार रहता है चौड़ा रहता है लेकिन साइज छोटी होती है ना, लंबाई कम होती है ना। तो इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है ना वो ये होता है कि जो छोटी आंत ने जो चीज छोड़ दी, कौन कौन सी, देखो छोटी आंत ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका तो पाचन कर दिया। लेकिन जो खनिज लवण जो हो जाते हैं, खनिज लवण और वाटर, इसका जो आपका पाचन करेगी वो करेगी बड़ी आंत। ध्यान रखना, छोटी आंत के द्वारा जो बचा हुआ भोजन है उसको ये किण्वन की प्रक्रिया यानी कि फर्मेंट, आपका जो फर्मेंटेशन होता है उस प्रोसेस के माध्यम से ये आपके क्या करती है, ये आपके उसका पाचन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जल और खनिज लवण का अवशोषण आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मानव जो पाचन तंत्र है उसका कौन सा भाग खनिज व जल जो होता है, मिनरल्स एंड वाटर है, उसका आपके पाचन करेगा। तो ध्यान रखना कौन सा करता है, आपका ये करता है कौन, बड़ी आंत। आगे बात करते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है जो पचित भोजन है ना, पचित भोजन को मल द्वार जो होता है एनस तक आपके पहुंचाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात, इसके गाइस आपके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सेनम जिसको बोलते हैं अंधनाल, दूसरा होता है वृहदांत्र जिसको बोलते हैं कैलोन, और तीसरा होता है मलाशय जिसको बोलते हैं रेटुनम। तो ध्यान रखना है, देखिए तीनों के बारे में। पहला जो अंधनाल होता है, सीनम जो भाग होता है, इसका काम होता है जो पचित भोजन है यानी कि जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण करना, उसका अब्जॉर्प्शन करना। दूसरा यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, एक अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स क्या होती है गाइस, ऐसा माना जाता है कि जैव विकास हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि हमारा विकास बंदरों से, मंकी से हुआ है। तो बंदरों की पूंछ आज भी अवशेष के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ध्यान रखना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो आपके अंधनाल से ही कनेक्ट होती है नीचे की ओर। दूसरी बात, जो वृहदांत जो भाग होता है इसका, वो आपके उल्टे यू साइज का होता है, उल्टा यू है ना, ऐसे इस आकार का ये आपके होता है। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर गाइस 2 आपके गोबलेट सेल पाई जाती है, इसके अंदर 2 गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो आपके म्यूकस का श्रावण करती है यानी कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस क्या करता है, आपकी रक्षा करता है ना, ध्यान रखना है, जो आपके जठर रस होता है उससे, है ना। तो ये आपके जो म्यूकस होती है वो आपकी जो 2 गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है वो आपकी म्यूकस का निर्माण करती है। और तीसरा जो भाग होता है वो आपका होता है मलाशय यानी कि रेक्टुनम, ठीक है। तो रेक्टम जो भाग होता है इसका, है ना, रेक्टम भाग वो आपके 20 सेंटीमीटर का लगभग पाया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बाहर का 3 सेंटीमीटर हिस्सा होता है उसे हम गुदानाल यानी कि एनाल कैनाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एनाल कैनाल कहते हैं। और जो एनाल कैनाल है मतलब आपका गुदानाल है, इसमें गाइस 2 संवर्णी क्या पाई जाती हैं, 2 संवर्णियां पाई जाती हैं। मतलब जो आपके रोकती हैं, जब आप फ्रेश होने जाते हो तो आपका जो मल है उसको गाइस जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको जो कंट्रोल करती हैं, ध्यान रखना है 2 संवर्णीय पाई जाती, 2 संवर्णीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तो एक होती है अंतः, एक होती है बाह्य, दोनों रखना, 2 आपकी पाई जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि मल त्याग की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में वो कंट्रोल करती है, ये 2 संवर्णीय कोशिकाएं होती है वो आपके कंट्रोल करती हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी मल त्याग की प्रक्रिया है उसको कौन सी क्रिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ध्यान रखना, तांत्रिक प्रतिक्रिया यानी कि आपका न्यूट्रल रेफ्लेक्स, ये प्रोसेस है। इसके माध्यम से गाइज हम जो मलाशय है ना, मलाशय से मल त्याग करते हैं तो आपके कंट्रोल किया जाता है।
एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो मल जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो कहां स्टोर रहता है, ध्यान रखना, मलाशय के अंदर, यानी कि आपके इसके अंदर, रेक्टम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये हमने पढ़ लिया है छोटी आंत और बड़ी आंत, और हमने इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल उसको पूरा पढ़ लिया है। अब यहां पर आगे पढ़ते हैं, जो ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां हैं 3, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना जो चैप्टर है यहां पर खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम जो पाचन ग्रंथियां हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। अब देखिए, जो लार ग्रंथि होती है ना, वो हमारे शरीर में लार जो बनती है ना, सलाइवा, उसके लिए जिम्मेदार होती है ना। तो देखिए, इसका पहला काम यह है कि यह हमारे मुंह में, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो लार बनती है, जो सलाइवा बनती है, उसके निर्माण में हेल्प करती है। यानी कि इसका जो मेन काम है वो एक लार का बनाना, यानी कि जो सलाइवा है उसका प्रोडक्शन करना, इसका मेन काम होता है। लार एक्चुअली में होती क्या है, सलाइवा क्या होती है? सलाइवा जो होता है एक तरल यानी कि लिक्विड चिपचिपा मिश्रण होता है ना, ध्यान रखना है। लार क्या होता है? एक लिक्विड एंड आपका एक श्लेष्मा, एक चिपचिपा श्लेष्मा पदार्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर 2 भाग होते हैं, एक तो इसका तरल भाग होता है, एक इसका श्लेष्मा भाग होता है। तो जो लार होता है, लार का जो तरल वाला भाग होता है, लिक्विड जो पार्ट होता है, वो भोजन को गीला करता है। जब आप भोजन करते हो तो भोजन आपने देखा होगा, भोजन जब करते हो तो गीला है ना, उसको लसलसा बनाता है। आपकी जो लार होती है वो लसलसा बनाता है, उसको गीला करती है। और आपका जो दूसरा भाग होता है श्लेष्मा, है ना, वो आपके लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, यानी कि उसे क्या बनाता है? आपका स्मूथ बनाता है, उसे लुब्रिकेंट का काम करता है। तो इस प्रकार से आपका जो लार होती है वो क्या करती है? आपके जो भोजन है, भोजन को निगलने में हेल्प करती है, भोजन को एक आप मान सकते हो गीला करती है ना। अब देखिए, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर एक क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आपका जो स्टार्च है, स्टार्च का पाचन कहां पर होता है। यह एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहां होता है। तो ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, इसी का ही पाचन होता है, और इसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम खाएंगे तो हमारा जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपको भूख लग रही है, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, अगर आप रोटी खा लेते हो तो आपको एक प्रकार से तुरंत ही एनर्जी सी मिल जाती है ना। तो ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में मौजूद जो स्टार्च है उसका पाचन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, लार जो होती है ना, वो इसका आपका क्या कर देती है? इसका डाइजेशन कर देती है। इसलिए हम बोलते हैं कि मुंह में ही इसका क्या हो जाता है? आपका डाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले हमारे शरीर में स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। आगे यहां पर देखते हैं इसका जो काम होता है लार ग्रंथि का। पहला तो जो भोजन होता है उसको चिकना बनाना, स्मूथ बनाना, घुलनशील बनाना, है ना, आपका सोल्यूबल बनाने का काम होता है। इसके अलावा आपकी जो जीभ होती है, टंग होती है और टीथ होते हैं, इनकी सफाई करना, क्योंकि हमारे शरीर में लार होती है वो घूमती रहती है ना। तो जो लार होती है, अगर आपको उसको थूकते भी हो, है ना, या निगल भी जाते हो, तो आपके जो दांत है इनकी आपके क्या होती है? सफाई होती रहती है। आपके जो लार ग्रंथि होती है, यानी कि सलेवरी ग्लैंड होती है, 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी। पहली होती है वो आपकी होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, है ना, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये आपके सीरमी द्रव का सिक्रेशन करती है। यहां पर एक सीरमी द्रव पाया जाता है सीरम की तरह, वो आपका यहां से निकलता है। दूसरी होती है आपकी अधोजंब, यानी कि सब मैंडिबुलर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सब मैंडिबुलर, और ये आपके श्लेष्मा का स्रावण करती है, श्लेष्मा पदार्थ निकलता है इससे। तीसरी होती है, इसको हम बोलते हैं अधोजीव्या, यानी कि सबलिंगुअल, और ध्यान रखना है ये भी आपके श्लेष्मा का निर्माण करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। अब यहां पर दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, जो आपकी होती है अग्नाशय ग्रंथि। ये भी आपके पाचन ग्रंथि ही होती है। अब देखिए, अग्नाशय ग्रंथि होती ना, एक प्रकार से मिक्स्ड ग्रंथि होती है। अब आगे जब हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे 2 प्रकार की आपकी होती हैं, है ना, 2 प्रकार की आपकी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो आपके अंतःस्रावी भी होती हैं, बाह्यस्रावी भी होती हैं। अब देखिए, अंतःस्रावी क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जो भी पदार्थ बनते हैं, है ना, वो आपके हार्मोन के रूप में बनते हैं और शरीर के अंदर ही रहते हैं। एंडोक्राइन, है ना, ध्यान रखना, जो भी बनते हैं वो शरीर के अंदर ही रहते हैं, है ना। जैसे आपका पैनक्रियाज है, या आपके जो भी हार्मोन्स जो बनते हैं ना, जो भी ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स बनाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और ध्यान रखना, हार्मोन नलिकाओं में नहीं बहते हैं, डायरेक्ट आपके शरीर में मिलते हैं, भी आपको ध्यान रखना है।
बाह्य स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन क्या होती हैं? बाह्य स्रावी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो ऐसी ग्रंथियां जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाती हैं वो हमारे शरीर के बाहर निकलता है, जैसे आंसू है ना, दूध और आपके पसीने, ये सब आपके क्या है, आपके बाह्य स्रावी हैं, यानी कि जो भी शरीर में बनेगा वो आपके बाहर निकलता है। तो ऐसी ग्रंथियां होती हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन। अब देखिए अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, वो आपकी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब मिक्सर ग्लैंड है। कैसे? यह आपके अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी। कैसे? तो देखिए इसके बारे में आगे से आगे पढ़ेंगे डिटेल से, जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तब भी आपको आगे डिटेल से बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर डिस्कस हो रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अंतःस्रावी यानी कि अगर बात करें एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन के रूप में क्या करती है गाइस, ये आपके इंसुलिन और ग्लूकागन दो हार्मोन बनाती है। ये आपके दो हार्मोन बनाती है, इंसुलिन और आपका ग्लूकागन। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये आपके जो शुगर होती है, हमारे ब्लड के अंदर शर्करा होती है, शुगर होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि इंसुलिन और ग्लूकागन क्या करते हैं, ये आपके शर्करा होती है यानी कि शुगर जो होती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और बाह्य स्रावी कैसे है, यानी कि एक्सोक्राइन कैसे है, तो बाह्य स्रावी के रूप में क्या करती है, यह आपके अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाज जूस बनाती है। और पैनक्रियाज जूस आपके जो भोजन है उसके जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है ना, वसा और आपके जो प्रोटीन है, इनके इनके डाइजेशन में आपके हेल्प करता है ये आपके जो अग्नाशय रस है वो, ठीक है। तो ये दो ग्रंथि आपके पढ़ ली हैं। अब हम जो तीसरी ग्रंथि यकृत ग्रंथि उसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों लास्ट में हम पढ़ लेते हैं आपकी जो तीसरी ग्रंथि है जिसके बारे में, तो इसका नाम है आपका यकृत यानी कि लीवर। अब पहली बात तो ये कि जो लीवर है वो आपके ग्रंथि भी है और एक अंग भी है। अब देखिए यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ध्यान रखना है आपका जो लीवर है, यकृत है, वो आपके शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है, आपका सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसे हम जिगर भी कहते हैं, ध्यान रखना बहुत सारी बुकों में इसको जिगर भी कहते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। आंतरिक और बाह्य क्या होते हैं भाई, आंतरिक का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो स्थित है। और ध्यान रखना है अगर आपसे पूछे हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ध्यान रखना त्वचा, लेकिन त्वचा जो है, स्किन जो है आउटर है, हमारे शरीर का बाहरी अंग है। तो अगर एग्जाम में ये वर्ड ऐड कर दे हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यानी कि इंटरनल ऑर्गन है सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान रखना लीवर। आगे बात करते हैं आपका लीवर है, यकृत कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखना डायफ्राम जो होता है, मध्यपट जो होता है, जो हार्ट होता है ना, हार्ट का नीचे वाला ऐसा डायफ्राम कहलाता है, मध्यपट कहलाता है। तो वो आपके उसके नीचे आपके यह एक त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल शेप में क्या होता है आपके स्थित होता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आपका यकृत होता है, लीवर होता है, उसमें लगभग 1 लाख षटकोणीय आपके संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां पाई जाती हैं। जैसे आपका जो कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर में लाखों करोड़ों पाई जाती हैं, वो क्या होती है हमारे शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका यकृत होता है, यकृत के अंदर ऐसी ही लाखों आपके क्या पाई जाती हैं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां पाई जाती हैं। सो गाइस इन्हें हम बोलते हैं यकृत पालिकाएं। एग्जाम में आएगा कि यकृत की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है लीवर आपका लोबुले, यानी कि इसको बोलेंगे यकृत पालिकाएं जो होती हैं वह आपके क्या होती हैं, यकृत की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। आगे बात करते हैं कि आपका यकृत होता है उसका काम क्या होता है। तो यकृत जो होता है ना, हमारे शरीर में जो पित्त होता है यानी कि बाइल जूस जो होता है, पित्त रस, उसका क्या करते हैं, सीक्रेशन यानी कि उसका स्रावण करती हैं, उसका प्रोडक्शन करती हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो पित्त होता है यानी कि बाइल जूस होता है वो स्टोरेज कहां पे रहता है, तो इसका आपका स्टोरेज रहता है पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि जो पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, वो स्टोर कहां पे रहता है, ध्यान रखना आपके गाल ब्लैडर के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज नोट करना कि आपका जो पित्त रस जो होता है, बाइल जूस होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो किसकी सहायता से करता है, ध्यान रखना इसके अंदर पित्त वाहिनी पाई जाती है, यानी कि पित्त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है बाइल जूस को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट उनको कहा जाता है। सो गाइस ये थे हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख भाग, यानी कि पाचन तंत्र मैंने पढ़ा है,
पाचन तंत्र के अंग जिनको हम आहार नाल बोलते हैं और पाचन ग्रंथियां, इनके बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लास्ट में आपके जो अग्नाशय, आपके जो विभिन्न आपके जो अंग है ना, तो उनके द्वारा बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, है ना, वो क्या क्या काम आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में मैं आपको पाचक रस यानी कि कुछ एंजाइम है जो आपके क्या क्या काम आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपके देखिए लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, दो निकलते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है एमाइलेज। ये क्या काम करते हैं, ये आपके मुख्यतः गाइस जो आपके जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं अमाशय, यानी कि आपकी जो स्टोमक होती है उससे कौन कौन से निकलते हैं। सो गाइस यहाँ से आपके दो निकलते हैं, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। इनका काम क्या होता है, देखो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और रेनिन जो होता है हालांकि काम तो उसी का भी यही है, लेकिन होता है ये आपके बच्चों के अंदर पाया जाता है। रेनिन जो होता है ना, जो बच्चे दूध पीते हैं तो दूध के अंदर जो उत्पन्न आपके जो दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है ना, उसका क्या करते हैं गाइस, ये आपका उसका अपघटन करते हैं, उसका पाचन करते हैं, कि केसिन को आपके ये पैरोकेसिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपके अग्नाशय पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से, देखो एक होता है एमाइलेज और ट्रिप्सिन, आपका काइमोट्रिप्सिन, है ना, इसके अलावा कार्बोक्सिली पेप्टाइज, इसके अलावा लाइपेज है, न्यूक्लियस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर देखो मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो आपको शुरू के दो हैं ये याद रख लेने, ये वाले है ना, ये चार याद रख लेने हैं वैसे तो, और बाकी यहाँ पर देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं। एक ये आपको ध्यान रखना है, यकृत के अंदर पित्त लवण निकलता है, मैंने आपको बताया था, बाइल जूस को बोलते हैं। तो बाइल जूस का काम करता है, जो वसा होती है यानी कि जो फैट होती है उसको गाइस आपके ब्रेक करता है, यानी कि वसा अम्लों में आपके चेंज करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं लाइपेज होता है, वो भी आपके वसा का ही क्या करता है, वसा का ही पाचन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गाइस आपके सारे जो आपके अंग हैं, है ना, और उनके कार्य हमने पढ़ लिए हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें आपके टोटल जो मैंने पढ़ाया आपको बोर्ड पे, ये सारे नोट्स यहाँ पर मैंने बना रखे हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ह्यूमन सिस्टम नाम से, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं जल्द ही इसको आपके जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डाल दूंगा, जिससे आप नोट्स बनाने में आपको ईजी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।